हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिल्ली पुलिस की तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम शुरुआत कर सकें। हमारे साथ आयुषी तोमर जी जुड़ चुके हैं, बाकी लोग भी जल्दी से एक बार जुड़ेंगे और मुझे बताएंगे कि सब कुछ ठीक है, आवाज वगैरह वगैरह है ना। तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं बिना किसी देरी के। अब आज हमें औद्योगिक नीतियों के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर मैं इस कक्षा की शुरुआत कर सकता हूं। करें औद्योगिक नीतियों के बारे में, है ना। आज उद्योगों के बारे में दरअसल हमें पढ़ना है। तो आइए जरा हेडिंग डाल देते हैं, उद्योग, इंडस्ट्री। कहां गया पेन, ये रहा। तो हम लोग उद्योग हेडिंग डालेंगे, उद्योग। अच्छा, उद्योगों में क्या होता है पता है, इंडस्ट्री में क्या होता है, उत्पादन होता है। तो उद्योग, और उद्योग को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के नाम से आप इसे जानते हैं। और अगर कोई सवाल आपसे पूछे कि उद्योगों में क्या होता है, तो उद्योगों में उत्पादन होता है। इकोनॉमी के किस सेक्टर में इनको शामिल किया जाता है, तो उद्योग क्षेत्र अपने आप में एक अलग सेक्टर है। तो याद रखना है यहां पर क्या क्या बातें आपको, कि उद्योगों को सेकेंडरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। उद्योग जो है वो कौन से सेक्टर का एग्जाम्पल है, तो सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण है। ये सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण है। आ गई बात समझ में। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि उद्योग जो है वो कौन से क्षेत्र का उदाहरण है, तो सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण है ना। उद्योग को सेकेंडरी सेक्टर का उदाहरण आप देखते हैं, उद्योग को सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल के रूप में आप इसे जानते हैं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार, जय महाकाल। अब याद रखना है, उद्योगों में क्या होता है, उत्पादन होता है। उद्योगों में क्या होता है मेरे दोस्त, उत्पादन होता है, उत्पादन। तो मेरे साथियों यहां पर उत्पादन होता है, उत्पादन। और उत्पादन को आप लोग किस नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन की जो निर्भरता है वो देश के विकास पर है। जितना ज्यादा उत्पादन होगा देश का विकास उतना ज्यादा होगा, देश का विकास उतना ही ज्यादा होगा, देश का विकास उतना ही ज्यादा होगा। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं आर्थिक समृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। आर्थिक समृद्धि, देश का विकास या आर्थिक समृद्धि, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, उतनी ही ज्यादा होगी। आ गई बात समझ में। इसलिए देश के अंदर उद्योगों को लगाया जाता है। और देश का उत्पादन बढ़ाया जा सके, देश में विकास गतिविधियों को बढ़ाया जा सके, इसलिए मेरे साथियों क्या किया जाता है, तो याद रखना है, हाँ, इसलिए क्या किया जाता है, औद्योगिक नीति बनाई जाती है। तो देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या की जाती है मेरे साथियों, औद्योगिक नीतियां भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या हम इसे कह सकते हैं औद्योगिक नीतियां। ऐसे तो औद्योगिक शब्द ऐसे लिखते हैं। तो देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन जरूरी है, और उत्पादन के लिए औद्योगिक नीतियां जरूरी है। औद्योगिक नीतियां, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये बनाई जाती है, ये बनाई जाती है, औद्योगिक नीतियां बनाई जाती है। मैं आपको बता दूं कि समय समय पर भारत में अलग अलग औद्योगिक नीतियों को बनाया गया। समय समय पर भारत में अलग अलग औद्योगिक नीतियों को बनाया गया, है ना, अलग अलग औद्योगिक नीतियों को बनाया गया मेरे साथियों। जैसे कि मैं चर्चा करूं, आजादी के बाद कब कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां बनाई गई, है ना। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की मैं चर्चा कर लेता हूं यहां पर, औद्योगिक नीतियों के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। औद्योगिक नीतियों को आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो समय समय पर औद्योगिक नीतियां बनाई गई है। और इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, तो देखो, एक औद्योगिक नीति स्वतंत्र भारत के बाद में 1948 में बनाई गई थी, है ना, 1948 में बनाई गई थी मेरे साथियों एक औद्योगिक नीति। इसके बाद में फिर 1956 में एक औद्योगिक नीति बनाई गई थी। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा इनके बारे में। फिर मेरे साथियों 1977 में भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा मेरे साथियों। और 1980 में, उस समय तात्कालिक रूप से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी मेरे साथियों, तो उस समय भी एक औद्योगिक नीति देश के अंदर बनाई गई थी। फिर एक औद्योगिक नीति 1990-91 की औद्योगिक नीति थी। 1990 में भी अजीत सिंह जी के द्वारा मेरे साथियों 30 मई 1990 को, है ना, एक औद्योगिक नीति लेकर के आए थे। और एक और नई औद्योगिक नीति एक साल बाद ही 1991 में भी प्रस्तुत की गई थी। तो ये कुछ औद्योगिक नीतियां थी, इनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां थी जिसका संबंध इससे है। ठीक है सर, क्या लिखा है,
कैन पॉसिबल फॉर अ कंबाइंड पीडीएफ एट एंड ऑफ इट। नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा सिलेबस तब तक तो पीडीएफ आपको मिलना मुश्किल है। कंबाइंड पीडीएफ लास्ट में ही आपको मिलेगी, आखिरी में आपको मिलेगी। कंबाइंड पीडीएफ कब मिलेगी? आखिरी में, जब पूरा सिलेबस मिल जाएगा उसके बाद में ही कंबाइंड पीडीएफ आपको मिलने वाली है। ओके, तो इतना जल्दी मत कीजिएगा, आराम से रहिए, थोड़ा सा आ जाएगी, है ना। चलो हम अलग अलग औद्योगिक नीतियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूं औद्योगिक नीति 1948। औद्योगिक नीति 1948, औद्योगिक नीति 1948 के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो 1948 की जो औद्योगिक नीति है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आइए जरा इसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं वो हम चर्चा के रूप में यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 1948 की जो औद्योगिक नीति है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कब, याद रखना इसकी घोषणा कब की गई, तो 6 अप्रैल 1948 को इसकी घोषणा की गई, है ना। 6 अप्रैल 1948 को, तो इसको लिखेंगे 6 अप्रैल 1948 को। तो 6 अप्रैल 1948 को मेरे साथियों इसकी क्या की गई है? घोषणा की गई। ठीक है, 6 अप्रैल 1948 को इसकी घोषणा की। किसके द्वारा की गई? तो मेरे साथियों श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो लिखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या लिखेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई। ओके, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई औद्योगिक नीति की। क्या क्या बातें थी इस नीति के अंदर, इसके क्या क्या प्रावधान थे इस नीति में, क्या क्या मेरे साथियों पॉइंट थे इसके अंदर, आपको याद रखना है। देखो इसके क्या क्या प्रावधान थे। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी, है ना। तो लिखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति, 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 औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो मेरे साथियों जब हमारा देश आजाद हुआ ना उसके बाद में ये 6 अप्रैल को पहली स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति थी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें थी उसकी हम बात करें तो भारत एक इसमें बताया गया था कि इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश होगा। तो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रावधान किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मेरे साथियों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात इसके अंदर की गई थी कि भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी को हम अपनाएंगे। हालांकि ये लागू लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत हुआ था, मतलब लाइसेंस फिर भी हमने दिया नहीं था। हमने कहा था कि बहुत सारी सिस्टम से होकर के गुजरो तब जाकर के मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये केवल और केवल सिद्धांत था के, है ना, सिद्धांत था मेरे साथियों। ठीक है, इसमें जो उद्योग थे उनको 3 श्रेणियों में बांट करके देखा गया था। कितने श्रेणियों में बांट करके देखा गया था? तो उद्योगों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। उद्योगों को 3 भागों में क्या किया गया था? उद्योगों का जो वर्गीकरण है का लिख लो। उद्योगों का वर्गीकरण मतलब उद्योगों को कितने भागों में बांट कर देखा गया? तो 3 भागों में बांट करके देखा गया। ये 3 भाग कौन कौन से थे? देखो, पहला भाग था मेरे साथियों केंद्र के उद्योग। केंद्र यानी कि सेंटर के उद्योग। सेंटर का मतलब है कुछ उद्योग ऐसे थे, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, कुछ उद्योग ऐसे थे जिन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण था, है ना। तो मेरे साथियों केंद्र सूची में इन उद्योगों को रखा गया था। केंद्र सूची में इन उद्योगों को रखा गया था। और ये कैसे उद्योग थे, कौन कौन से उद्योग थे जिनको केंद्र सूची में रखा गया था? जैसे कोयला आपका हो गया, है ना, पावर बिजली आपकी हो गई, रेल आपका हो गया। तो ये सारे के सारे केंद्र सूची में थे। मैंने क्या क्या बताया? कोयला, कोयले के बाद में बिजली, फिर लिखेंगे रेल, रेल भी आपका इसी के अंतर्गत था मेरे साथियों। तो कोयला हो गया, रेल हो गया, बिजली हो गया। फिर एक मेरे साथियों युद्धोपकरण हो गए, युद्ध के उपकरण, रक्षा से संबंधित उपकरण हो गए, है ना। तो रक्षा क्षेत्र, युद्धोपकरण यानी कि युद्ध के जो उपकरण हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए मेरे साथियों। इसके अलावा जो नागरिक उड्डयन है, उड्डयन का मतलब समझते हैं ना, एविएशन वाली चीजें, उसको भी इसी में शामिल किया गया। ये केंद्र सूची में ही रखा गया। तो ऐसे उद्योगों को केंद्र सूची के पास में रखा गया। आ गई बात समझ में? ऐसे उद्योगों को केंद्र सूची में रखा गया। कुछ उद्योग ऐसे थे जिनको राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया, है ना। कुछ उद्योगों को राज्य सूची, स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया था। अब ये कौन कौन से उद्योग थे? तो आपको मैं बताऊं मेरे साथियों, ये ऐसे उद्योग थे जैसे साइकिल उद्योग,
अब साइकिल के बारे में कानून कानून बना लाए तो सरकार, राज्य सरकार बना लेगी। साइकिल उद्योग, तो साइकिल उद्योग कोई भी व्यक्ति लगा सकता था। एटलस बड़ा एक फेमस उस समय मेरे साथियों, आगे बड़ा कागज उद्योग आप देख सकते हैं मेरे साथियों। दोपहिया वाहन उद्योग हो गया, तो कागज उद्योग भी राज्य सूची में शामिल था। दो पहिया वाहन है ना, तो दो पहिया वाहन भी मेरे साथियों इसी राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। औषधि उद्योग इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। आ रही बात समझ में? औषधि उद्योग इसमें शामिल किया गया था, औषधि। तो ये सारे कुछ उद्योग थे जिनको राज्य सूची में शामिल किया गया था। किस सूची में शामिल किया गया था? राज्य सूची में शामिल किया गया था। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, और तीसरा था मेरे साथियों जिसे बोलते हैं अन्य उद्योग के नाम से। अन्य उद्योग, जितने उद्योग यहां पर नहीं थे राज्य सूची में और केंद्र सूची में, उन उद्योगों को मेरे साथियों अन्य उद्योग में शामिल किया गया था। और इन उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया था, है ना। तो याद रखना ये प्राइवेट सेक्टर वाले इंडस्ट्रीज थी। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इन उद्योगों को छोड़ दिया गया था। तो शेष सभी उद्योग जो केंद्र सूची में और राज्य सूची में शामिल नहीं थे, उन सभी उद्योगों को, है ना, लोगों के लिए छोड़ दिया गया था कि जाओ अब तुम थोड़ा खेल लो। तो ये पहली औद्योगिक नीति थी जिसके बारे में आपको याद रखना है। और इसमें ऐसा था कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति, याद रखना, कोई भी निजी क्षेत्र का व्यक्ति जो है वो इस केंद्र सूची में शामिल और राज्य सूची में शामिल उद्योगों पर काम नहीं कर सकता था। आ गई बात समझ में? मैंने क्या बताया कि केंद्र सूची और राज्य सूची में जो अनुसूचित उद्योग है, या हम कहें कि जो बताए गए उद्योग है मेरे साथियों, उनमें निजी निवेश की कोई अनुमति नहीं थी। निजी निवेश वहां पर नहीं आ सकता था। आ गई बात समझ में? निजी निवेश वहां पर नहीं आ सकता था, यह बात यहां पर बताने की कोशिश की गई है। ये 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बात की गई। इससे आगे की अब पॉलिसी की हम बात करते हैं जो 1956 में आया। ब्रीफली सर, और कितना ब्रीफ करूं भाई? आपकी परीक्षा में यहां से सवाल आया भी नहीं है ऐसे, पर फिर भी मैंने बहुत ब्रीफ कर दिया है यहां पर, है ना। इस बैच की इकोनॉमिक्स से सीजीआई की इकोनॉमिक्स हो जाएगी, इससे यूपीएससी की इकोनॉमिक्स हो जाएगी मेरे दोस्त, है ना। तो तुम यूपीएससी की तैयारी भी इसी से कर लो। क्यों फोकट पैसा खर्च कर रहे हो? इसी से कर लो ना, इसी से कर लो। मत करो यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग वोचिंग मत करना, यही कर लेना। चलो अगली बात करते हैं मेरे दोस्त। यार कैसे प्रश्न करते हो आप लोग, एक बात बताओ। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना? कभी कभी तो मैं आश्चर्य में रहता हूं कि आप लोग सच में दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो। ऐसा मत करो, है ना, अपने माँ बाप का पैसा मत बिगाड़ो। अगला देखो, औद्योगिक नीति की मैं बात करता हूं, और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1956 की, ठीक है। 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है मेरे साथियों। देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा ना चुपचाप पढ़ता, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसको तो इस बात से लेना देना है कि भैया मैंने कितना गेन किया आज। खैर, इस औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा तो 30 अप्रैल को इसकी घोषणा की गई थी। 30 अप्रैल 1956 को इसकी घोषणा की गई थी। 1956, 56 को हमारे यहां 1956 बोल देते हैं अंग्रेजी में। तो याद रखना 1956 में इस औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, है ना। और इसी औद्योगिक नीति को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मेरे साथियों पेश किया गया था, इसलिए यह नेहरू मॉडल पर आधारित थी। अगर पूछ ले कि नेहरू मॉडल पर कौन सी औद्योगिक नीति आधारित थी, तो 1956 की थी। तो लिखेंगे नेहरू मॉडल पर आधारित। क्या लिखेंगे? नेहरू मॉडल पर आधारित। तो बेस्ड ऑन नेहरू मॉडल, नेहरू मॉडल पर आधारित, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेस्ड ऑन नेहरू मॉडल। बेस्ड ऑन नेहरू मॉडल के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो मेरे साथियों नेहरू मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर आधारित थी? नेहरू मॉडल पर आधारित थी। जरूर याद रखना कि ये नेहरू मॉडल पर मेरे दोस्त आधारित थी। आपकी कौन सी? तो ये वाली औद्योगिक नीति, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस पर बल दिया गया था। और याद रखना है इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत क्या खास बातें थी। तो इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत मेरे साथियों उद्योगों को 3 भागों में बांट करके देखा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। तो उद्योगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? इसमें भी 3 भागों में किया गया था। उद्योगों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। उद्योगों का वर्गीकरण, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है विभाजन करना। तो उद्योगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? 3 भागों में किया गया था। कितने भागों में मेरे प्यारे भाई? 3 भागों में वर्गीकरण किया गया था, है ना। देखो इसमें कौन कौन से वो भाग थे। सबसे पहला अनुसूची ए का उद्योग। क्या नाम था? अनुसूची ए।
अनुसूची ए, याद रखना एक जो श्रेणी थी वो अनुसूची ए थी, यानी कि शेड्यूल ए के इंडस्ट्री। इसमें आप लोग क्या याद रख सकते हैं, तो शेड्यूल ए के उद्योग भी आप इसमें याद रख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शेड्यूल ए की इंडस्ट्री, यानी कि कुछ उद्योग ऐसे थे जिनको अनुसूची ए में शामिल किया गया था। अभी मैं बताऊंगा कुल कितने उद्योग थे जिसके अंदर मेरे साथियों अनुसूची ए में इनको शामिल किया गया था, है ना। और एक था मेरे साथियों शेड्यूल बी की इंडस्ट्रीज, क्या बोलते हैं, अनुसूची बी के उद्योग। तो याद रखना अनुसूची ए के उद्योग, है ना। और ये जो अनुसूची ए में आते थे उद्योग, इनके बारे में क्या खास बात है वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा लिखेंगे अनुसूची बी, अनुसूची बी, अनुसूची बी के उद्योग। और एक था मेरे साथियों अनुसूची सी, है ना, अनुसूची सी के उद्योग। अनुसूची को अंग्रेजी में हम बोलते हैं शेड्यूल। आ गई बात समझ में। तो अनुसूची ए के उद्योग और अनुसूची बी के उद्योग और सी के उद्योग, ये तीन प्रकार का वर्गीकरण इसके अंदर किया गया था। अब यहां पर जरा एक बात समझना, अनुसूची ए में जो उद्योग थे वो केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व्ड थे, याद रखना है। तो मैं लिखूंगा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित, पब्लिक सेक्टर के लिए, अंग्रेजी में ही लिख देता हूं, ये पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित थे, मतलब सरकार के पास थे केवल, है ना। तो केंद्र सरकार के लिए आरक्षित, केंद्र सरकार के लिए आरक्षित, केंद्र सरकार के लिए आरक्षित, है ना, के लिए, ये केवल और केवल केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार ही इसके अंतर्गत सारे काम धंधे कर सकती थी अनुसूची ए में मेरे साथियों। आ गई बात समझ में। और अनुसूची बी जो थी ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार था इसमें। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें दोनों काम कर सकते थे। और जो अनुसूची सी थी उन क्षेत्रों में मेरे साथियों केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता था। तो याद रखना अनुसूची सी में निजी क्षेत्र के लिए जो उद्योग बचे हुए थे उनको शामिल किया गया था। अब सवाल क्या पूछा जा सकता है, सवाल यह पूछा जा सकता है कि अनुसूची ए में कुल कितने उद्योग थे। सवाल क्या आया हुआ है मेरे साथियों कि अनुसूची ए में कुल कितने उद्योगों को शामिल किया गया था। तो याद रखना है कि अनुसूची ए में, बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दीजिए, है ना, इससे दुनिया भर की तैयारी हो जाएगी। क्या बच्चे हैं यार, एक कह रहा है कि सर इससे वो तैयारी हो जाएगी, इससे वो तैयारी हो जाएगी। अरे भाई इससे सारी तैयारी हो जाएगी, मैं बोलता रहा हूं सारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। आपको मैं बता दूं कि अनुसूची ए में कितने उद्योगों को शामिल किया गया था, तो 17 उद्योगों को शामिल किया गया था। बहुत बढ़िया बेटा। तो इसमें कुल कितने उद्योग थे, 17 उद्योग थे जिनको अनुसूची ए में शामिल किया गया था। कितने उद्योग थे, 17 उद्योग थे जिन पर केवल और केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी मेरे साथियों, ठीक है। और इन 17 में से भी 4 ऐसे उद्योग थे, याद रखना है, 4 ऐसे उद्योग थे मेरे साथियों, जैसे कि मैं बात करूं गोला बारूद की, जैसे कि मैं बात करूं परमाणु ऊर्जा की, जैसे कि मैं बात करूं रेलवे की, हवाई परिवहन की, है ना, इसके अलावा उद्योग हथियार की, है ना। ये सारे के सारे जो उद्योग थे उन पर केंद्र सरकार का अधिकार था। किसका अधिकार था, केंद्र सरकार का अधिकार था। तो ऐसे कितने उद्योग थे, तो याद रखना ऐसे कुल मिलाकर के 17 उद्योग थे जिन पर किसका अधिकार था, तो केंद्र सरकार का अधिकार था। बहुत बढ़िया। क्लास बफरिंग हो रही है, नहीं यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो केंद्र सरकार का मेरे साथियों इसके ऊपर क्या था, अधिकार था, है ना, केंद्र सरकार का अधिकार था। मैं अभी कुछ उद्योगों के नाम भी आपको लिखवा दूंगा, चिंता मत करिएगा। अनुसूची बी जो थी जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर निजी क्षेत्र, जिसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके उसका मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में ऐसे उद्योग थे, ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी थी, यानी कि अनुसूची बी में शामिल किए गए उद्योगों की संख्या कितनी थी मेरे साथियों, तो याद रखना 12 उद्योग थे। कितने उद्योग थे, 12 उद्योग। तो अनुसूची बी में कितने उद्योगों को शामिल किया गया था, 12 उद्योगों को शामिल किया गया था। कितने उद्योगों को शामिल किया गया था मेरे साथियों, 12 उद्योगों को शामिल किया गया था। किसमें, अनुसूची बी में मेरे साथियों 12 उद्योगों को शामिल किया गया था। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, नहीं हो रही ना बफरिंग, कोई बात नहीं, है ना। तो याद रखना अनुसूची बी में किसको शामिल किया गया था, तो 12 उद्योगों को शामिल किया गया था। तो इसमें लिखेंगे 12 उद्योग, इसमें क्या लिखेंगे, 12 उद्योग लिखेंगे। और जितने भी शेष सारे के सारे उद्योग थे वो अनुसूची सी में शामिल किए गए थे और प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए थे कि जाओ इसमें तुमको जो करना है वो करो। मतलब इसके अंदर तुम जो है वो क्या कर सकते हो, तो याद रखना इसके अंदर तुम कोई निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके लिए इनको छोड़ा था, है ना, इसके लिए इनको छोड़ा था। तो 17 उद्योग आपको वहां पर देखने को मिलेंगे और 12 उद्योग आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। आ गई बात समझ में।
अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 17 उद्योग थे इनमें कौन कौन से थे। तो याद रखना इसके अंदर मेरे साथियों रेलवे था, रक्षा था, जो कि मैंने आपको यहां पर लिखवाया। तो लिखवाएंगे रेलवे, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, है ना। और इसके अंदर और कौन कौन से थे मेरे साथियों, कोयला आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो लिखेंगे कोयला, है ना, बिजली लिखो, बिजली ऊर्जा जिसे बोल सकते हैं, ये इसके अंदर शामिल थे अनुसूची ए में, है ना, अनुसूची ए में मेरे साथियों। वैसे ही इस अनुसूची बी में कौन कौन से शामिल थे, तो सड़क, है ना, एक सड़क मेरे साथियों, सड़क के अलावा रसायन, रबड़, प्लास्टिक, है ना, रसायन, रबड़, फिर लिखेंगे प्लास्टिक। तो ये सारे उद्योग मेरे साथियों इस अनुसूची बी में थे, और बाकी जितने भी बचे हुए थे वो अनुसूची सी के अंतर्गत बचे हुए थे। किसके अंतर्गत बचे हुए थे, अनुसूची सी के अंतर्गत। तो बाकी जितने भी उद्योग थे उनको अनुसूची सी के अंतर्गत शामिल किया गया था मेरे साथियों। आ गई बात समझ में आप लोगों को? जल्दी से एक बार बता दो कि हाँ सर यहां तक की बातें हमें समझ में आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है, क्या बात। तो ये दोनों के दोनों औद्योगिक नीति के बारे में आपका जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब देखो 1977 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इसका क्या कहानी थी ये जरा समझना। तो अगला हेडिंग डालेंगे औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति 1977, 1977। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 के बारे में मैं चर्चा करता हूं। इसके बारे में क्या खास बातें थी, तो ये जो औद्योगिक नीति थी 1977 की, इसकी घोषणा कब की गई थी, तो याद रखना है इसकी घोषणा कब की गई थी। तो इसकी घोषणा की गई थी मेरे दोस्त 23 दिसंबर को, किसके द्वारा, जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा। ये उस समय उद्योग मंत्री थे। तो 23 दिसंबर 1977 को किसके द्वारा, जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा, जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा मेरे साथियों, है ना, इसकी घोषणा की गई थी औद्योगिक नीति 1977 की। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, अब याद रखना इस औद्योगिक नीति में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया गया था। तो एमएसएमई, अभी मैं बताऊंगा एमएसएमई क्या होता है। तो एमएसएमई के विकास को बढ़ावा दिया गया था मेरे साथियों। एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस औद्योगिक नीति में बहुत सारे मेरे दोस्त क्या किया गया था, तो परिवर्तन किया गया था। इस औद्योगिक नीति में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना भी की गई थी। तो डिस्ट्रिक्ट, है ना, इंडस्ट्री सेंटर आप इसे कहते हैं, जिला उद्योग केंद्र। तो जिला उद्योग केंद्र की स्थापना इसी नीति में की गई थी, है ना, जो कि जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा पेश किया गया था ना, इसी में मेरे साथियों, है ना, इसमें। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया। सर ब्लैक स्क्रीन नहीं बेटा, अब ब्लैक स्क्रीन का जमाना खत्म हो गया है ना। पूछा जा सकता है कि कौन सी औद्योगिक नीति गांधीवादी नीति पर आधारित थी, तो यही थी मेरे साथियों। तो अगला लिखेंगे गांधीवादी नीति या गांधीवादी विचार पर आधारित, गांधीवादी विचार पर आधारित। गांधीवादी विचार पर आधारित कौन सी औद्योगिक नीति थी, तो 1977 की औद्योगिक नीति थी। ओके, तो मेरे साथियों ये भी आपको इसके अंतर्गत याद रखना है, गांधीवादी, है ना, औद्योगिक नीति के अंतर्गत। चलिए भाई अगली चर्चा करता हूं मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। तो अगली हम औद्योगिक नीति की बात करते हैं जो कि 1980 की औद्योगिक नीति थी, 1980 की औद्योगिक नीति थी। तो लिखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980, औद्योगिक नीति 1980 की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 आप इसे कहते हैं, है ना। तो 1980 की जो औद्योगिक नीति थी इसमें क्या क्या बातें थी। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये जो औद्योगिक नीति थी मेरे साथियों, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, है ना। इस 1980 की औद्योगिक नीति इंदिरा गांधी के द्वारा 23 जुलाई 1980 को, है ना, घोषणा की गई थी। तो 23 जुलाई 1980, 23 जुलाई 1980 इंदिरा गांधी जी के द्वारा मेरे साथियों, इंदिरा गांधी जी के द्वारा यह पेश की गई थी या इसकी घोषणा की गई थी, जो भी आप बताएं, है ना। इसमें लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया था। तो लिखेंगे लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया, लाइसेंसिंग प्रक्रिया, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को क्या बनाया गया था, सरल किया गया था। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल किया गया था, सरल बनाया गया। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को क्या किया गया था मेरे दोस्त, इसमें सरल बनाया गया था, है ना। और जो निजी क्षेत्र और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, विदेशी निवेश है,
उसके लिए उदारवादी नीति अपनाई गई थी। तो लिखेंगे निजी क्षेत्र एवं विदेशी निवेश के लिए, निजी क्षेत्र एवं विदेशी निवेश के लिए, विदेशी निवेश के लिए उदारवादी नीति, लिबरल पॉलिसी बनाई गई थी। उदारवादी नीति यानी कि लिबरल पॉलिसी बनाई थी इसमें, ताकि प्राइवेट सेक्टर के लोग या विदेशों से आने वाले लोग भारत में आकर के व्यापार कर सके। आ रही बात समझ में? हे भगवान, कोई कह रहा है इससे सीईटी की तैयारी हो जाएगी, कोई कह रहा है इससे यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी, कोई कह रहा है इससे सीएन, पता नहीं दुनिया भर की तैयारी हो जाएगी। मैं बोलता रहा हूं इससे आप है ना अमेरिका की सेट एग्जाम दे लो, अमेरिका की सेट एग्जाम भी दे लो आप इससे। आप दिल्ली पुलिस का कोर्स लियो तो इससे दिल्ली पुलिस की तो तैयारी होगी भाई। ये आपकी दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसको दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए, तो दिल्ली पुलिस की तो बात करेंगे ना हम। चलो आ गई बात समझ में ये औद्योगिक नीति के बारे में। अब 1990 की एक औद्योगिक नीति थी और 1991 की औद्योगिक नीति थी। तो 1991 की औद्योगिक नीति मैं आपको पढ़ा चुका था, है ना। कल की क्लास में मैंने 1991 की औद्योगिक नीति पढ़ाई थी, आपको याद होगा। और उस औद्योगिक नीति में मैंने वैश्वीकरण में जो जो चीजें बताई वो सारी की सारी मेरे साथियों, है ना, वो वहां पर चीजें हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये औद्योगिक नीति वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है। देखो एक सेक्टर मैंने आपको बताया था, एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर, आपको पता है एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां से सवाल बहुत सारे आते हैं। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। है ना, क्या बोलेंगे? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आप इसे कह सकते हैं। हाँ मेघा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, है ना। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के नाम से आप इसे जानते हैं मेरे साथियों, है ना। इसके लिए एक एक्ट बनाया था भारत सरकार ने, प्राइजेस, थोड़ा सा स्पेलिंग आप देख लो, प्राइजेस। चलो, इसको बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, स्मॉल का मतलब लघु और मीडियम का मतलब मध्यम। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, और मध्यम उद्योग लिखो। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नाम से आप इसे जानते हो, ठीक है। अब ये याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा इसको और आगे बढ़ाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, और वो बनाया गया था एमएसएमई एक्ट 2006। एमएसएमई एक्ट मेरे साथियों 2006 में बनाया गया था, ताकि इन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। आ रही बात समझ में? और इसका जो विभाजन था, इसका जो डिवीजन था, इसका विभाजन था वो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के आधार पर किया गया था। तो इसका डिवीजन या क्लासिफिकेशन जो था वो लिखेंगे टर्नओवर। टर्नओवर हमेशा 1 वर्ष का लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के आधार पर किया गया था। कल हम बैंकिंग पढ़ेंगे, है ना। तो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के आधार पर इसका विभाजन किया गया था, ठीक है। टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के आधार पर इसका विभाजन किया गया था। अब देखो कैसे किया गया था, मैं आपको बताता हूं मेरे साथियों कि टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के आधार पर इसका विभाजन कैसे किया गया था। देखना जरा, टर्नओवर की मैं बात करता हूं मेरे साथियों, और एक इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूं। सुनना मेरी बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है ना, माइक्रो इंडस्ट्रीज है ना, माइक्रो इंडस्ट्रीज आप इसे कह देते हैं। तो माइक्रो इंडस्ट्रीज में कितना टर्नओवर होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वैसे ही माइक्रो, स्मॉल और एक और कौन सा था, मीडियम था। तो इनके लिए क्या टर्नओवर और क्या इन्वेस्टमेंट की बात की गई। अभी मैं नया आंकड़ा आपको लिखवा रहा हूं, नया आंकड़ा आपको भी याद रखना है, पुराने आंकड़े पर मत जाना। तो टर्नओवर की मैं बात करूं मेरे साथियों कि किस उद्योग को,
है ना, किस उद्योग को माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाएगा, टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो अगर एक साल में, सुनना मेरी बात को, अगर एक साल में किसी उद्योग का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक है तो हम कहेंगे उसे माइक्रो इंडस्ट्री। मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी उद्योग का टर्नओवर एक साल का 10 करोड़ रुपए है तो हम उसे कहेंगे माइक्रो इंडस्ट्री। और अगर टर्नओवर 10 करोड़ से बढ़ करके 100 करोड़ हो सकता है या 100 करोड़ है तो हम उसे बोलेंगे स्मॉल इंडस्ट्री। अगर टर्नओवर 500 करोड़ मेरे साथियों हो गया है तो हम कहेंगे वो मीडियम इंटरप्राइजेस का हिस्सा है, मीडियम यानी कि मध्यम उद्योग का हिस्सा है। ओके, तो टर्नओवर के आधार पर देखा जाए, पूछा जा सकता है कि माइक्रो इंडस्ट्री के लिए कितना टर्नओवर होना जरूरी है, तो याद रखना 10 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होना जरूरी है। मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कितना, 500 करोड़ रुपए। स्मॉल के लिए कितना, 100 करोड़ रुपए। और बोले इन्वेस्टमेंट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा 2.5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है किसी भी इंडस्ट्री में तो वो मेरे साथियों माइक्रो इंडस्ट्री कहलाती है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा किसी उद्योग में, है ना, 25 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो किसके अंतर्गत आएगी, तो याद रखना वो आएगी स्मॉल इंडस्ट्री के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी, स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आएगी मेरे साथियों, है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। अगर किसी उद्योग में 125 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो आएगी आपकी मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत। ये नवीनतम आंकड़ा है, ये इस बार का बजट 2024-25 का जो पिछला बजट था उसमें संशोधन किया गया था मेरे ख्याल से, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है, ये नवीनतम आंकड़ा है। तो एमएसएमई सेक्टर का विभाजन कैसे किया जाता है, इसी के आधार पर किया जाता है। मैं आपको बता दूं, एमएसएमई सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। हिंदी में लिखूं इसको, हिंदी में क्या लिखूंगा, माइक्रो को बोलेंगे सूक्ष्म, है ना, कभी इंग्लिश में लिख देता हूं तो हिंदी में लिखो, कभी हिंदी में लिख लेता हूं तो अंग्रेजी में लिखो। ये हिंदी अंग्रेजी ने दुनिया इधर उधर पलट के रखी है बेटा। और स्मॉल को बोलते हैं लघु, इसको बोलते हैं मध्यम। अब टर्नओवर को टर्नओवर ही बोलते हैं, इसको कारोबार बोल दो आपकी भाषा में, इन्वेस्टमेंट को निवेश बोल दो आपकी भाषा में। करोड़ है या लाख, करोड़, करोड़ है, ये क्या लिखा, सीआर का मतलब करोड़ होते हैं, करोड़। आ गई बात समझ में, चलो यहां तक की कोई दिक्कत आपको मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये एमएसएमई इंडस्ट्री। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, झाड़ू उद्योग, चटाई उद्योग, है ना, बुनकर जो हाथों से बनाई गई चीजें हैं वो सारे उद्योग, वो सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बैकबोन। मैं लिख दूं, आप कहो तो लिख दूं, लिख दूं तो याद रखना, यहां पर लिख देता हूं, चलो मुझे पता है आपका दिल नहीं मानेगा। तो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैकबोन, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़, तो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मेरे साथियों, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी आप इसे कह देते हैं। हिंदी में बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, ये लिख लेना, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल आए हैं यहां से आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस, अभी एक आध क्वेश्चंस आपको दिखा भी दूंगा, है ना। तो ये एमएसएमई सेक्टर है। आ गई बात समझ में, एमएसएमई सेक्टर किसको बोलते हैं, क्या कहानी है एमएसएमई सेक्टर की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। प्लीज इनको आप लोग जरूर याद करके आना। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने कोर इंडस्ट्री के नाम से सुना होगा, कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। कोर इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्रीज क्या बोलते हैं इन्हें, कोर इंडस्ट्रीज के नाम से आप इसे जानते हैं। कोर इंडस्ट्रीज क्या बोलते हैं इसे, कोर इंडस्ट्रीज आप इसे कह देते हैं, कोर इंडस्ट्रीज। बहुत बढ़िया, इन्हें मूल उद्योग भी बोल देते हैं आप हिंदी में, क्या बोल देते हैं इसे, मूल उद्योग या आधारभूत उद्योग, मूल या आधारभूत उद्योग के नाम से आप इन्हें जानते हैं। तो मूल या आधारभूत उद्योग के नाम से आप इन्हें जानते हैं। तो कोर इंडस्ट्रीज या फिर मेरे साथियों बेसिक इंडस्ट्रीज इनको कह देते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो कोर इंडस्ट्रीज की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, तो याद रखना इनकी संख्या है 8। कोर इंडस्ट्रीज की संख्या कितनी है, 8। इसका मतलब है कि भारत के जितने भी, मतलब है भारत के जितने भी उद्योग है उन सभी उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए इन उद्योगों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे कोर इंडस्ट्रीज के नाम से आप इसे जानते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 8 है। सबसे पहला लिखना कच्चा तेल, क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको, कच्चा तेल,
कच्चा तेल, इसको हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? क्रूड ऑयल के नाम से आप इसे जानते हैं, कच्चा तेल का उद्योग। तो कच्चे तेल जो आता है वो इसके अंतर्गत आता है। फिर दूसरा लिखना मेरे साथियों, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी इसके अंतर्गत। फिर लिखेंगे कोल। कोल का मतलब क्या होता है? कोयला होता है, कोयला। तो कोयला इंडस्ट्री वो भी इसके अंतर्गत आती है मेरे साथियों। कोयला, कच्चा तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला मैंने आपको लिखवा दिया। इसके अलावा लिखेंगे मेरे साथियों प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। चौथा, नेचुरल गैस, इसको अंग्रेजी में नेचुरल गैस बोलते हैं, हिंदी में इसे प्राकृतिक गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो कोयला या प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, कच्चा तेल, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा उर्वरक, उर्वरक का मतलब समझते हो? फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स के नाम से आप इसे जानते हैं, फर्टिलाइजर। तो मेरे साथियों उर्वरक उद्योग जो है वो भी बेसिक या आप कहें कोर इंडस्ट्री में शामिल है, उर्वरक। इसके अलावा सीमेंट, तो सीमेंट उद्योग मेरे साथियों, सीमेंट है ना। सातवां लिखना मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। सातवां क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो सातवां कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिसिटी हो गया मेरे साथियों, इलेक्ट्रिसिटी है ना। और आठवां क्या लिखेंगे? इस्पात। इस्पात का मतलब क्या होता है? लोहा, है ना। तो इस्पात मेरे साथियों, स्टील, इस्पात। स्टील। तो ये कुल मिलाकर के 7 ऐसे उद्योग है जिन्हें कोर इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कोर इंडस्ट्रीज के नाम से आप इसे जानना जाता है। ओके, आ गई बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। इनको कोर इंडस्ट्रीज के नाम से आप इन्हें जानते हैं, है ना। कोर इंडस्ट्रीज के नाम से आप इन्हें जानते हैं। भाई साहब याद रखना है, परीक्षा में यहां से सवाल बनता है कि कोर इंडस्ट्री में कौन कौन से उद्योग है। तो ये 8 उद्योग है ना, जिनको कोर इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो जल्दी से एक बार बता दें, फिर हम अगले बिंदु की तैयारी करते हैं। ओके, अब आपने देखो मेरी बात सुनना, आपने मेरे दोस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम सुना होगा, पीएसयू बोलते हैं उनको, पीएसयू। वो क्या बला है जरा वो समझना, पीएसयू क्या होते हैं? पीएसयू है ना, पीएसयू आप इसे कह देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट, है ना। पब्लिक सेक्टर यूनिट के नाम से आप इन्हें जानते हैं। तो पीएसयू को आप लोग किस नाम से जानते हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट के नाम से जानते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं पब्लिक सेक्टर यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। किसके नाम से जानते हैं आप इसे? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नाम से आप इन्हें जानते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं, है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम किसे कहते हैं, आखिर क्या है ये? तो याद रखना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उन्हें कहते हैं, याद रखना, जिनमें जिनमें क्या होते हैं? भारत सरकार के 50% से ज्यादा शेयर होते हैं, है ना। थोड़ी देर की और बात है, इतना जल्दी थक गए तुम बेटा? मतलब मैं अभी कुछ गरिमा में हूं, है ना। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? दिल्ली पुलिस में जाना है कि नहीं जाना है, ये बताओ। संदीप कुमार सर, मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करके तब कर लेना यार, है ना, तब कर लेना। आइए जरा इसके बारे में हम देखते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम किन्हें कहते हैं। तो जिन क्षेत्रों में, जिन सेक्टर्स में भारत सरकार के, जिन क्षेत्रों में भारत सरकार के 51% से ज्यादा, 51% से ज्यादा शेयर हो, शेयर या हिस्सेदारी हो, ऐसा भी लिख सकते हैं, शेयर या हिस्सेदारी हो। तो जिन क्षेत्रों में भारत सरकार के
51% से ज्यादा शेयर या हिस्सेदारी हो, उन क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को? और इनका गठन कब किया गया? तो याद रखना 1963 में किया गया था, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। तो लिखेंगे गठन 1963 में, 1963 में किस समिति की सिफारिश पर? कृष्ण मेनन समिति। तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर मेरे साथियों इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। आ गई बात समझ में आप लोगों को? इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है ना? इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? प्रशासन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथियों किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, मैं आपको बताता हूं। भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसका नाम है भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, है ना? तो लिखेंगे भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री एवं लोक उद्यम, लोक उद्यम मंत्रालय, है ना? और ये मेरे साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, इसके द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है। किसके द्वारा? इसके द्वारा ही इसका प्रशासन किया जाता है मेरे साथियों। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। और एक और बात, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को कितने भागों में बांट करके देखा गया? 3 भागों में, है ना? तो लिखेंगे इनका वर्गीकरण या विभाजन, क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया? डिवीजन कितने पार्ट में किया गया पीएसयू का? तो इसका डिवीजन किया गया मेरे साथियों 3 पार्ट में। और वो 3 पार्ट कौन कौन से? सबसे पहला है महारत्न, महारत्न मैं कल है ना इसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, महारत्न। दूसरा लिखना मेरे साथियों नवरत्न, है ना? ये लिखवाऊंगा नहीं मैं आपको। और तीसरा लिखना मिनी रत्न। क्या बोलते हैं? मिनी रत्न। हालांकि मिनी रत्न को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मेरे साथियों आपको इसमें वर्गीकरण देखने को मिलेगा। अच्छा, कृष्ण मेनन, कृष्ण मेनन जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है मेरे साथियों, सुनना मेरी बात को, हाँ जी बिल्कुल, कृष्ण मेनन नाम के जो व्यक्ति, इनकी सिफारिश पर पीएसयू की स्थापना की गई थी 1963 में। ओके ओके, क्या बात है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिनको मैंने यहां पर आपको पीएसयू के अंतर्गत बताया है। प्लीज इनको भी आप लोग याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। कल मैं क्या करूंगा, इन महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों की पीडीएफ आपको ला करके बता दूंगा कि कौन कौन सी ये कंपनियां हैं और किस किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब मैं कुछ सवाल आप लोगों के लिए यहां पर लेकर के आता हूं, अब आप ही इसका जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए टाइप तो नहीं करवा पाया हूं, लेकिन कोई बात नहीं, है ना? आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश करना। सवाल कैसे हैं वो जरा देखना। देखिएगा मेरे साथियों, एक एक सवाल मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर के आया हूं, इसका जवाब आप दें तो मुझे अच्छा लगेगा। बताओ, इसका जवाब आप दीजिए, है ना? इसका जवाब आप लोग देंगे मुझे कि क्या इसका जवाब होने वाला है। बताओ भाई, ये सवाल आया हुआ है 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और क्या सवाल आया था? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था? आपको पता है शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी में, है ना, उद्योगों को शामिल किया गया था। बताओ बताओ बताओ, आप लोग बताओ इसका आंसर। कितने उद्योगों को शामिल किया गया था मेरे साथियों? जल्दी से एक बार बताएंगे।
बताओ बताओ। 17 बिल्कुल सही आंसर है मेरे साथियों, 17 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो एक और सवाल आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं, सुनना, ये वाला सवाल देखना आप लोग, ये वाला सवाल देखना, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो मेरे साथियों, इसका जवाब दीजिए आप लोग, है ना, इसका जवाब देंगे आप लोग, बताएं इसका क्या जवाब होगा। एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश किस राशि से अधिक नहीं होता, बताओ, निवेश, इन्वेस्टमेंट की मात्रा, लघु उद्योग की बात कर रहा है, लघु, और लघु मैंने अभी आपको बताया, लघु ये रहा लघु, स्मॉल इंडस्ट्री, तो स्मॉल इंडस्ट्री में निवेश कितना होना चाहिए, 25 करोड़, तो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या आंसर आएगा ये बताओ, देखो इसमें क्या आंसर आएगा मेरे साथियों ये बताओ आप, तो याद रखना इसमें क्या सवाल क्या पूछा गया, अभी वर्तमान में देखा जाए तो 25 करोड़ रुपए तक का अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप लघु उद्योग में शामिल करते हो, तो याद रखना किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 करोड़। ये सवाल जब पूछा गया था 2023 में ही पूछा गया है, बताओ इसका क्या आंसर आना चाहिए, क्या इसका आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त, बताओ, ऐसे सवाल आए हुए हैं आपके एग्जाम में। बहुत बढ़िया, तो उस समय पर इसका जो आंकड़ा था ना, याद रखना ये बदलाव किया गया बाद में, ये है ना, याद रखना उस समय 10 करोड़ इसका आंसर था, खैर अब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25 करोड़ आएगा, तो 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस समय 10 करोड़ था, ठीक है। चलो एक और सवाल की हम बात करते हैं मेरे साथियों, एक और सवाल में लेकर के आया हूं, इसका आंसर दे दो, ये इसका आंसर दो, और एक और आंसर देना मेरे साथियों, इसका भी आंसर देना आप लोग, बताओ बताओ बताओ, इन दोनों का जवाब दे दो मुझे केवल, तो ये लो, पहले तो इसका जवाब दो, पहले तो इसका जवाब दो, औद्योगिक नीति संकल्प में, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में अनुसूची बी में कितने उद्योग थे, मैंने अभी आपको बताया ना, अनुसूची बी में कितने उद्योग थे, बताओ बताओ बताओ, अनुसूची बी में कितने उद्योग थे, मैंने आपको बताया अनुसूची बी में मेरे साथियों 12 उद्योग थे, कितने उद्योग थे, 12, तो क्या इसका आंसर आना चाहिए, तो डेफिनेटली सर 12 आना चाहिए, और कितना आना चाहिए, तो 12 उद्योग थे इसके अंदर, है ना, कितने उद्योग थे, 12 उद्योग थे, चलो इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दो मेरे साथियों, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे दिल्ली पुलिस में पूछे गए सवाल है, इसका आंसर दो, इसका आंसर देंगे, प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प में इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था, पहली औद्योगिक नीति संकल्प की बात कर रहा है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर रहा है, तो किसकी बात हो रही है, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया सवाल है, बताओ भाई 1948 में था ना वो, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सब लोग ए दे भी रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो सवाल ऐसे आते हैं आपकी परीक्षा में भाई, उद्योग क्षेत्र कराना बहुत ज्यादा जरूरी था, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में आए हैं, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को भी आपको कंप्लीट करवा दिया है, मेरी तरफ से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, फिर हम राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, ये सप्ताह लगेगा इसके अंदर भाई, ये सप्ताह लगेगा, ओके। तो यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई, मैंने आपको क्या क्या बताया है, प्लीज अगर आपको चीजें समझ में आती है तो प्लीज मुझे बताएं कि हाँ सर यहां तक की चीजें हमें समझ में आ गई, बताओ, आ गई ना समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो ये मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही करते हैं, ज्यादा ना हो जाए, है ना, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, सम्मान रखना पड़ता है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो कैसे लगी क्लास, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे, कुल कितनी औद्योगिक नीति, सारी तो बताई भाई, पहले ही बार में बता दी, 1948 में आई, 56 में आई, है ना, उसके बाद में फिर कब आई, 77 में आई, 80 में आई, है ना, फिर 90 में आई, 91 में आई, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोग जा सकते हैं अपने अपने घरों में, खाना वाना खाओ, बढ़िया मस्त भूख भूख लगी है तो, है ना, बाकी आपसे जल्दी ही मुलाकात करते हैं कल शाम को 6 बजे, फिर से नई उत्साह, नई उम्मीद, ये नए यकीन के साथ, इस यकीन बेच में आपका फिर से स्वागत रहेगा, है ना, तो कल फिर आपसे मिलेंगे आरबीआई के साथ में, कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, अब तो बंद हो गया है ठीक है, चलिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे कल, शुक्रिया।